नमस्कार, आपका स्वागत है SRS वे पर। चलिए आज एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं और नई कहानी है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई त्रियाचरित्र। इस कहानी का एक पात्र है जिसे हम कहते हैं जगन्दास। जगन्दास जो है एक बहुत बड़ा सेठ है और विलासिता की सारी चीज़ें उसके पास हैं और उसके पास क्या नहीं है, उसके पास एक संतान नहीं है। तो इस संतान प्राप्ति को इच्छा से उसने चिकित्सीय तंत्र मंत्र जादू टोना और सारी दवाइयाँ कर चुका, लेकिन कुछ हल उसका ना निकला। विचार विमर्श करने के बाद और अपनी पत्नियों के सामने उसने एक इच्छा रखी, क्यों ना वह किसी बच्चे को गोद ले। तो पांचों पत्नियां इस बात को राजी नहीं थी और हाल फिलहाल में जो सेठ जी थे जगन्दास, उन्होंने फैसला रखा कि मैं एक बेटे को गोद लूँगा। वैसा हुआ, अचरज वैसा हुआ। उन्होंने एक बेटे को गोद लिया और उसकी जो उम्र थी वो थी 5-6 साल और उसका नाम रखा मगनदास। अब औरतें सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ दुनिया का काम कर लेंगी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगी, पाताल में भी घुस जाएंगी, लेकिन वो दूसरों की संतानों को अच्छे से नहीं पाल सकती, उनकी इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। तो अब चलते हैं आगे, कहानी मोड़ लेती है। अब इस कहानी का जो मेन पात्र बनता है वो होता है मगनदास। मगनदास 5 साल की उम्र में अपने मुंह बोले पिताजी के साथ और 5 माताओं के साथ रहता है। अगर उसको एक माँ प्यार करेगी तो हो सकता है दूसरी सौतेली माँ से प्यार नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर तो पांचों की पांचों महिलाएं थी और पांचों की पांचों महिलाओं के साथ कैसे एडजस्ट होता था वो भगवान जाने, राम जाने। लेकिन जो सेठ जगन्दास थे वो उसे अपने पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, वो बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ, अब धीरे धीरे जगन्दास जो था वो जवानी की ओर बढ़ा और जब वो बड़ा हुआ तो वही वाले उसके जो रईस जादे के शौक होते हैं वो उसके शौक थे। ठीक, कहने का मतलब उसके पिताजी ने हर संभव प्रयास किया, पढ़ाई करवाई और घोड़े सिखवाया। साथ जो एक अमीर राजजादा बच्चा करता, उन्होंने पिताजी ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। इसके साथ वो बड़ा, वो भी जैसे अमीर लोग भोग विलासिता में पड़ जाते हैं वो भी भोग विलासिता में पड़ गया और वो भूल गया कि वो इस बारिश जो लिया गया है, बारिश बनाया गया है, वो किसी अनाथालय से लिया गया है। अब सारे काम करता था जो बड़े घर के लोग करते हैं और इस बार वो सैर सपाटा करने जापान गया था। जब वो जापान में गया तो उसको एक तार मिलता और तार में लिखा होता है कि तुम्हारे भाई ने जन्म दिया है और अपने भाई से आकर मिलो आकर। ये जो उनकी 5 पत्नियां थी सेठ जगन्दास की, उनकी मंझली बहू के एक पुत्र हुआ था और वो लेटर पढ़ता है उसके हाथ से लेटर छूट जाता है और उसके कदम डगमगा जाते हैं, लेकिन वो बैठ जाता है। खैर इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे पता था कि मुझे क्या करना है। सब कुछ सोच विचारता है और सोच विचारने के बाद अपने घर चल देता है। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो देखता है कि घर, पहले के समय में बहुत धूमधाम से बच्चे पैदा होते थे, शोर शराबा होता था, ढोलक वोलक मस्ती देखकर, ढोलकों की आवाज़ सुनकर, लोगों की चहल पहल देखकर वो वहाँ नहीं गया, बल्कि एक दुकान पर जाकर रुक गया और सोचता रहा। बहुत सारी चीज़ें सोची कि जिस मकान में, जिस घर में, जिस हवेली में मैं एक वारिस था, आज वहाँ पर एक नौकर की तरह रहना पड़ेगा और मेरी माताएं मुझे वैसे भी प्यार नहीं करती, तो कौन मुझे प्यार करेगा। हो सकता है कि मंझली बहू मुझसे और नफरत करने लगे, लेकिन वो इतना जानता था कि उसके पिताजी जो थे, मुँह बोले पिताजी थे, उससे बहुत प्यार करते। तो उसकी एक उम्मीद की किरण जाग गई कि मुझे जाना है, पिताजी से मिलूंगा। लेकिन फिर सोचने लगा कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर क्या होता है कि वो जो होता है कि अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है और उसकी पत्नी का नाम होता है इंदिरा। सोचता है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी तो करा दी और मेरी जिससे शादी नहीं हुई, सेठ करोड़ी मल की पुत्री जो थी इंदिरा, इससे मेरी शादी हुई और मैं कैसे रहूँगा। मैं चाहूँ तो मजदूरी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो घुड़सवारी किसी के यहाँ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कमा सकता हूँ, लेकिन मेरी इतनी कम सैलरी में जो मैं नौकरी करूँगा, ये एक बड़े घर की बेटी मेरे साथ कैसे रहेगी। चलो आज चलते हैं, देखते हैं कि उसका हालचाल क्या है। अगर उसका हालचाल ठीक मिल गया, अगर वो मेरी गरीबी में मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं उसको ले आऊँगा और मुझे दुनियादारी से मतलब नहीं, मैं अपना खाऊंगा कमाऊँगा। तो उसी बहाने से धीरे धीरे जो होता है
चलता है। जब ये धीरे धीरे चलता है तो सबसे पहले जहाँ इसकी ससुराल होती है ये वहाँ जाता है, और ससुराल में जब ये जाता है और ससुराल से पहले कुआं पड़ता है, शाम हो चुकी थी और ये कुएं में रुक जाता है। वहाँ पर एक मालिन की झोपड़ी होती है। मालिन आती है, कहती है यहाँ से उठो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? वो कहता मुझे कोई रुकने का इंतज़ाम हो बताए। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक धर्मशाला है, आप जाके वहाँ रुक जाओ। तो वो कहता है कि मुझे धर्मशाला में रुकने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे यही सोच जाने दो। तो उसने कहा कि यहाँ के जो जमींदार हैं सेठ करोड़ीमल, उनकी पुत्री जो इंदिरा है वो यहाँ पर टहलने वहलने आती है, अगर उसने तुमको देख लिया तो वह मुझे इस गांव से निकाल देगी। तो होता क्या है कि वो कहता है, बहुत जिद करता है मुझे, कहती नहीं तुम आश्रम में जाओ। फिर वो कहता है तुम ये माला किस लिए बना रहे? तो कहता है कि यहाँ के जो सेठ करोड़ीमल की पुत्री इंदिरा है, मैं उसके लिए माला बना रही हूँ। और बहुत ही उसके पास 8 नौकर हैं। कोई नौकर पंखा जलता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई बिस्तर बनाता है, कोई बाल संवारता है। और इस महिला के ठाट बाट बहुत है इंदिरा के। और सुनने में आया है कि इंदिरा जो है उसके पति की खबर उस तक पहुंच चुकी है कि उसके यहाँ एक बेटा हुआ, तो हो सकता है उसका पति जो है अब ना रखा जाए, बाहर निकाल दिया जाए। तो इंदिरा रो रही थी। तो इंदिरा के पिताजी ने कहा कि चिंता वाली कोई बात नहीं, मैं अपने दामाद को अपने साथ रखूँगा। अब वो इतना तो जान चुका था कि इंदिरा जो है अब गरीबी में पलने वाली नहीं है, इसके पास रुपया पैसा होगा तभी इसको तभी ले जा सकते हैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है मैं कहीं दूर चला जाऊंगा जहाँ पर जान पहचान का कोई नहीं मिलेगा, मैं कमाऊंगा और खाऊंगा और मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखूंगा। मैं दूर कोई नहीं मिलेगा तो मैं गरीब का गरीब हूँ, मुझे इसमें शर्म नहीं आती मेहनत करने में। तो वो क्या होता है कि सीधे से वो क्या होता है चल देता है। और चलने के बाद एक जगह पहुंचता है और उस गांव में सब अंधेर नगरी चौपट राजा था। हर आदमी वहां पर प्लेग का शिकार हो चुका था। जो थोड़े बहुत बचे थे उनमें एक ठाकुर साहब थे। ठाकुर साहब के घोड़े वोड़े थे, तो ये उनको काम पे रख लेता, कहते घोड़े वोड़े देखे रहो, काम पे रहो। काम अच्छा करता है तो ठाकुर साहब कहते हैं कि तुम्हें एक घर देता हूँ, झोपड़ी जैसा घर था, कि इसमें रहो, चिंता वाली कोई बात नहीं, तुमको जब तक रहना है तुम इसमें रहो। वह झोपड़ी में रहने लगता है। इस तरीके से 2-3 महीने गुजरते। 2-3 महीने के गुजरने के बाद जब वो दोपहर में सो रहा था तो एक औरत आ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है मुझे कुछ दे दो। अब ये जैसे कुछ देने के लिए निकलता है तो देखता है कि ये तो वही बुढ़िया है मालिन जो मुझे उस इंदिरा के बारे में बता रही। तो कहते क्या हुआ माता जी? कहते कुछ नहीं, तो मैं तुमको बता रही थी। तो ये बात जो थी उस मालकिन ने सुन ली इंदिरा ने और मुझको नौकरी से निकाल दिया और मैं कहाँ जाऊँ, मैं भीख मांग रही हूँ। तो उससे कहता है कि आप भीख एक ना मांगो, आप मेरी वजह से निकली तो मेरे घर पे रहो और मैं जो भी कमा के लाऊंगा तुमको दूंगा, माता जी आप यहाँ पे रहो। तो वो कहती है मैं दिल्ली बहुत दूर है और मैं यहाँ पर अपनी भतीजी को वहाँ पर छोड़ के आई हूँ जिसका नाम रंबा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप रंबा को भी ले आओ, यहाँ रहो, आपकी मेरी वजह से नौकरी चली गई। जब रंबा आती है वहाँ रहने के लिए आती है तो रंबा 2-3 दिन तक तो एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन एक दिन ये अचानक रंबा को देख लेता है। जो एक मालिन की तस्वीर उसके आंखों में बनी थी वो मालिन नहीं थी, बहुत सुंदर युवती थी। और इतनी सुंदर युवती थी कि एक बार ही देखते उसे लगाव हो जाता है। कई बार लगाव इसका बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे दिन बढ़ते वैसे वैसे इसका लगाव जो है वो बढ़ता चला जाता है। होता क्या है कि एक दिन ये चक्की पीस रही होती, चक्की की आवाज़ घुर घुर करके ये सुनता था, उसकी छोटी छोटी बातों पर क्रिया प्रतिक्रिया करता था। एक दिन वह इससे मिलने आई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला कि देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और और बाकी की ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो कहता है, लड़की कहती है कि इसमें अभी समय दो। तो लड़का कहता है नहीं, मैं बहुत दिनों से मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आगे का जीवन मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तो वो लड़की हंसती है, मुस्कुराती है और चली जाती है। इस तरीके से उनका जो प्रेम है वो धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने लगता है। दोनों को प्रेम हो जाता, एक साथ रहते हैं। अब उसको बिस्तर बनाया हुआ मिल जाता, अब उसको समय पे रोटी मिल जाती, समय पे खाना मिल जाता, समय पे कपड़े धुले मिल जाते। ये रंभा की कृपा थी। धीरे धीरे उनका जो प्रेम था वो ऊपर की ओर बढ़ता रहा और दोनों एक दूसरे के प्रेम पास में बन गए। अब हुआ क्या, धीरे धीरे प्रेम पास में बन गए, इससे ज़िंदगी गुजरती रही और धीरे धीरे इस तरीके से 1 वर्ष हुआ। 1 वर्ष के बाद वहाँ पर सूट बूट पहने हुए कोई व्यक्ति आया, ये चारपाई पे बैठा हुआ था। उस व्यक्ति से ये दोनों बातें करने लगे
और दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो वो ये बताने लगे तुम्हें अब घर चलना होगा, क्योंकि जो भाई मंझली बहू से पैदा हुआ था उसे जो चेचक ने मार दिया है और तुम्हारे पिताजी कब के एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो चुके हैं। और पांचों जो महिलाएं हैं वो जायदाद को लेने के लिए लड़ रही हैं और आस पड़ोसी भी जायदाद कब्जा करने की सोच रहे हैं और नौकर वोकर भी सही से काम नहीं करते। चलो तुम देखो चल के। ये सुनता थोड़ा अफसोस भी होता है, थोड़ा खुशी भी होती है कि हाँ अब मेरी इज्जत होगी। तो ये सारी चीज़ों को सोच सोच के वो रहता है। और जब ये चला जाता है तो वो आती है, कहती है कि तुम जो मुझे ये बताओ कि तुम मतलब ये कौन आया था? कहते ये मेरा दूत है, ये दूत है, मुझे लेने आया था। कहते सही से बात करो, तुम कैसे बात कर रहे हो? ठीक, कहते नहीं ये मेरा अमदूत है। और उसने पूरी कहानी बताई कि मैं कोई मतलब मगन सिंह नहीं हूँ, मेरा नाम मगन दास है और मैं एक सेठ के यहाँ था, ऐसे ऐसे बताया। तो खैर बात होती कह तो ये फिर उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, भूल जाओगे? तो ये कहता मैं तुमसे कभी नहीं भूल पाऊँगा, मैं तुमको कभी छोड़ पाऊँगा। मेरी ज़िंदगी में जब तक तुम रहोगे तब तक मैं तुमको याद करूँगा। तो कहता है कि फिर अब बताओ, तुम तो शादीशुदा हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगी? तो कहता है कि मैं तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ रहोगी। और कल फिर ये बताती है कल मैं उनके अंडर में काम करती थी, उनके बाल संभालती थी, आज मैं उनकी शौतन बन जाऊँगी, क्या ये संभव है? तो वो कहता है हर हालत में कहता है संभव है। तो फिर वो लड़की है खुद ही मजबूर होकर कहती कोई बात नहीं, आप चले जाओ और मैं आपको यहाँ पर इस झोपड़ी में हमेशा मिलूँगी और आना और मुझसे मिल लिया करना। ये भी दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। जब अपने घर पहुँचता है तो घर पर ये अपनी माता से बात करता है। अब बात आती है कि पति तो आ गया, पत्नी को भी आना चाहिए। तो वो दिल्ली के पास एक गांव होता है, उसमें खबर जाती है कि हाँ अब विदा की जाएगी। तो भाई ढोल नगाड़ों के साथ विदा होती है। और ये जब आती है कमरे में बैठी होती है और वहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ होता है। और ये जब जाता है उसके पास और जब पर्दा खोलता है तो देखता है और चिल्लाता रंभा तुम यहाँ। और दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और एक दूसरे से बहुत गिले शिकवे करते हैं। कहते हैं कि तुम मुझे क्यों छोड़कर चली आई हो? और तुम तो जब मैं वहाँ पर सुबह उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर सब सुनसान है। चकिया जिस चकिया में तुम आटा पीसती थी वो चकिया सुनसान है। तुम्हारे कपड़े अरगनी पे टंगे हुए थे, मैंने बहुत ढूंढा, कुएं के पास ढूंढा, हर जगह गया, फिर मैं रोने लगा और तुम मुझे नहीं मिली। तो कहते हैं तो फिर ये एक्चुअल में ये रंभा थी, इंदिरा ही रंभा थी। ठीक, तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता है कि स्त्री का, मैं समझ रहा था तुमको रंभा, मुझे स्त्री का त्रिया चरित्र नहीं पता है और मैं इस मामले में फंस गया। तो फिर एक दिन मजाक के मूड में वो पूछती है, इंदिरा जो रंभा बन के उसके पास गई थी, पूछती क्या तुमको रंभा की याद नहीं आती? तो कहता मैं रंभा को कभी नहीं भूल सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पे जो है वो रंभा रहेगी और तुम्हारा नाम बात। तो कहता ठीक है। वो भी हसीम कहती है अगर तुम रंभा को नहीं भूल पा रहे हो तो मैं भी मान सिंह को नहीं भूल पाऊँगी जो मुझे वहाँ झोपड़ी में मिला था। तो दोनों फिर माहौल बदल जाता है और कहने के बाद ये फिर से जाना चाहते हैं वहाँ पर। फिर से अब अपने घोड़े पर बैठ के रंभा यानी कि इंदिरा जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर मालिन मिलती है और थोड़े दिन वहाँ पर रहते हैं। वहाँ का जो ठाकुर साहब होते हैं वो भी यहाँ मिलने आते हैं, थोड़े दिन रहते हैं और रहने के बाद ये लोग फिर अपने घर वापस आ जाते हैं और फिर से अपने घर पे रहने लगते हैं। आज झोपड़ी अलग है, वहाँ कोई नहीं जाता है, बल्कि प्रेम की मूर्तियाँ आज भी वहाँ पर लटकी हुई हैं। तो बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी? ये मुंशी प्रेमचंद ने कहानी लिखी है और मुंशी प्रेमचंद की कहानी का नाम है त्रिया चरित्र। अच्छी लगे लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।